नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। आज की इस खास चर्चा में हम बात करेंगे अवैध घुसपैठियों पर। वो अवैध घुसपैठिए जो भारत में बिना किसी अनुमति के, बिना किसी जानकारी के अवैध तरीके से घुस गए। आज देश में इनकी संख्या करोड़ों में है। भारत के राज्य उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां भी लाखों की संख्या में अवैध घुसपैठिए हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में ही इनकी जो संख्या है वो करीब 50,000 के पास है। अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में आ गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में 17 नगर निकायों को निर्देश दिए हैं। निर्देश में कहा गया है कि नगर निकायों में काम करने वाले रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की सूची बनाएं और कमिश्नर और आईजी को सौंपे। बांग्लादेशियों और रोहिंग्या घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश से विदेशी घुसपैठियों को बाहर करने के लिए दिल्ली की तर्ज पर जिलों में डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद कई कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उनको वापस भेजने की प्रक्रिया पूरी होने तक डिटेंशन सेंटर में रखने के लिए जगह तलाशी जा रही है। शासन के निर्देश पर जिलों में खाली सरकारी इमारतों, सामुदायिक केंद्र, पुलिस लाइन, थाने आदि चिन्हित किए जा रहे हैं, जहां पर घुसपैठियों को कड़ी सुरक्षा में रखा जा सके। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एक बंदी प्रत्याशीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि अवैध रूप से देश में आने वालों के लिए रेड कारपेट नहीं बिछाया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा था कि अवैध घुसपैठ के बाद उन्हें यहां रखने का दायित्व भारत का नहीं है और इसके बाद यह निर्देश जारी किया गया है। और ऐसे में अब उत्तर प्रदेश में अब बड़े पैमाने पर कार्रवाई देखी जा रही है। समाजवादी पार्टी का यह कहना है कि 2017 से यूपी में भाजपा की सरकार है। 9 साल लगभग हो चुके हैं। इन 9 सालों में अब तक इस भाजपा सरकार को घुसपैठिए नहीं दिखे, बांग्लादेशी नहीं दिखे। दरअसल घुसपैठ कराने और नकली कागज बनवाने वाले ये लोग भाजपाई खुद हैं, जबकि जो भाजपाई घुसपैठ कराने का मुख्य दोषी अपराधी है उसे तो सबूत गायब करके भाजपा सत्ता खुद बचा रही है। और इसका मतलब भाजपा इन घुसपैठियों को खुद अंदर ला रही है, बाद में उनके नाम पर जनता को बरगला रही है। वहीं भाजपा के कार्यकर्ता अब जासूस बन गए हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। बीजेपी कार्यकर्ता अब जासूस बन गए हैं और जासूस बनकर 50,000 घुसपैठियों को खोज निकाला है। पर कैसे, अब वो भी जरा सुनिए। भाजपा कार्यकर्ता झुग्गी झोपड़ियों में लगातार भ्रमण कर रहे हैं। जहां भी बाहरी लोग रह रहे हैं उन इलाकों में भी टीमें जा रही हैं और ये कहना है भाजपा महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी का। अब बड़ा सवाल ये कि आखिर इनकी पहचान कैसे होगी, ये कैसे पता लगाया कि ये जो लोग हैं वो अवैध घुसपैठिए हैं, तो वो भी सुनिए। दरअसल भाजपा कार्यकर्ताओं की टीमें लोगों को देखकर ही उनके घुसपैठी होने की पहचान कर रही है। साथ में लोगों को हिदायत भी दी जा रही है कि घुसपैठियों की मदद बिल्कुल ना करें। मदद करने वालों पर भी कार्रवाई के लिए प्रशासन को जानकारी दी जाएगी। कार्यकर्ताओं का निर्देश है कि वो लोगों के आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड सहित अन्य पहचान पत्रों की गहन जांच करें। अवैध घुसपैठियों से उनके स्थानीय पते, रोजगार और लखनऊ आने के कारणों के बारे में पूछताछ भी करें। सत्यापन कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को लिखित में पत्र भी भेजा जाएगा। तो घुसपैठियों का कोई धर्म नहीं होता है, ये सब जानते हैं। और घुसपैठ अपने आप में देश की सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है। जिन्होंने भी अवैध रूप से देश में प्रवेश किया है उसे बाहर किया जाना चाहिए। और अब देखिए यूपी में कैसे प्रशासन का अमला गली गली, डगर डगर, गलियां गलियां तफ्तीश कर रहा है, जांच पड़ताल कर रहा है, पता लगाया जा रहा है कि वहां घुसपैठिए तो नहीं है। और ये अच्छी बात भी है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर अभी तक सरकार कहां थी। अवैध घुसपैठिए पूरे देश के लिए इतनी बड़ी समस्या है तो सरकार अभी तक कहां थी। यूपी में भाजपा सरकार को 9 साल पूरे होने वाले और अभी तक उसे अवैध घुसपैठियों की याद क्यों नहीं आई, ये बड़ा सवाल। अभी तक प्रशासन कहां था, ये बड़ा सवाल। क्या सोया हुआ था। 20 राज्यों में तो एनडीए की ही सरकार है, यानी डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में भी देखिए एनडीए की सरकार है और आज तक हमें यह नहीं पता कि आखिर वास्तव में देश में कितने घुसपैठिए हैं। ये डाटा कहां है। चुनाव आयोग का कहना था कि एसआईआर के जरिए अवैध घुसपैठियों का पता लगेगा। बिहार में एसआईआर भी हो गया, चुनाव भी हो गया, लेकिन देखिए अवैध घुसपैठियों का पता नहीं चल पाया है। लेकिन किस तरीके से आनंद द्विवेदी जो कि लखनऊ महानगर अध्यक्ष है, उनका क्या कुछ कहना है, जरा पहले वो सुनिए। लखनऊ महानगर की सीमा के अंदर बड़ी संख्या में घुसपैठिए यहाँ पर रह रहे हैं, ऐसा हमारे पार्टी का वर्कर ने चिन्हित किया है। और हमारे पार्टी वर्कर में जो BLO 2 हम लोगों ने बनाया था, उनको यह आग्रह किया गया था कि वो जाकर के जहाँ पर भी जाएं वहाँ देखें अवैध रूप से रह रहे लोग हैं तो उनको चिन्हित करने का कार्य करें। तो उसी क्रम में हमारे पार्टी वर्कर ने ऐसे लोग 50,000 लोगों को चिन्हित किया है। बड़ी बड़ी झुग्गियाँ डाल करके लोग रह रहे हैं। सुगमों में जहाँ पर करीब 1200 झुग्गियाँ एक स्थान पे हैं, वहीं पर एक पार्षद जो है, विपक्षी पार्षद अपने प्लाट पे, अपने जगह पर, जमीन पर उसने झुग्गियाँ बनवा रखी है। तो बड़ी संख्या में निकल कर गया है। जिस प्रकार की घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का, अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, बहनों और भाइयों, आने वाले समय में
घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। तो देखिए लगातार अवैध घुसपैठियों का मुद्दा जो है वो गर्माता हुआ नजर आ रहा है और तमाम तरह के सवाल और देखिए तमाम तरह के इस पर आरोप भी बिल्कुल लगते हुए नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि 2017 से यूपी में भाजपा की सरकार है, लेकिन अभी तक क्या कर रही थी सरकार? जब चुनाव नजदीक आया है तो कैसे भाजपा सरकार को घुसपैठिए याद आ रहे हैं? इतने सालों से क्या घुसपैठिए कोई बड़ी समस्या नहीं थे क्या, जो इन पर ध्यान नहीं दिया गया? प्रशासन क्या सो रहा था? जिस तरीके से अभी प्रशासन को इन गलियों गलियों में भेजा जा रहा है तफ्तीश करने के लिए, क्यों नहीं पहले भेजा जा रहा था? तो देखिए तमाम तरह के सवाल अखिलेश यादव भी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर अखिलेश यादव का यह भी कहना है कि जब बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, आरक्षण, इन तमाम मुद्दों पर भाजपा सत्ता घिर चुकी है और जनता सवाल पूछ रही है तो कागज मांगे जा रहे हैं। आधार कार्ड नकली बने तो कैसे, ये बड़ा सवाल है। साथ में यह भी कहा जा रहा है कि जो भाजपाई घुसपैठ कराने का मुख्य दोषी अपराधी है उसे तो सबूत गायब करके भाजपा सत्ता खुद बचा रही है और इसका मतलब भाजपा इन घुसपैठियों को खुद अंदर ला रही है और बाद में इनके नाम पर जनता को बरगला रही है। तो तमाम तरह के सवाल बिल्कुल उठते हुए नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं, जो बाहर से अवैध घुसपैठिए देखे जा रहे हैं प्रवेश करते हुए, उनके लिए कोई भी जगह नहीं। और वास्तव में देखिए अगर बात की जाए तो कोई जगह होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा सुरक्षा का मुद्दा है हमारे देश के लिए और भारत कोई धर्मशाला भी नहीं है जो इस तरीके से पनाह दे। लेकिन बड़ा सवाल ये कि कैसे इनको चिन्हित करेगी सरकार, पहचान का आधार क्या है, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो इन तमाम सवालों से बिल्कुल देखिए सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। जवाब अभी तक किसी के पास सामने नहीं आया है। लगातार बात की जाए विपक्षी पार्टियों की तो देखिए विपक्षी पार्टियों के भी तमाम तरह के सवाल हैं वो बिल्कुल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार सोशल मीडिया की बात करें तो देखिए सोशल मीडिया पर ट्वीट्स देखे जा रहे हैं। सवालों की बौछारें करती हुई समाजवादी पार्टी नजर आ रही है, साथ ही कांग्रेस पार्टी भी नजर आई है। और जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ, जिनकी छवि के बारे में हर कोई वाकिफ है, कैसे उनको कहा जाता है बुलडोजर बाबा, कैसे वो बुलडोजर से कार्रवाई करते हैं, एक्शन लेते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। हर तरफ योगी आदित्यनाथ की चर्चा है। लेकिन उसके बावजूद सवाल ये कि आखिर अब क्यों जाग रही है सरकार, जब इतना बड़ा मुद्दा है देश के साथ साथ अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में भी एक बड़ा मुद्दा रहा है घुसपैठियों का। और अगर बात की जाए राजधानी लखनऊ की तो वहां पर भी करीब 50,000 से ज्यादा अवैध घुसपैठिए हैं, ये भी खबर है। लेकिन उसके बाद आखिर अभी तक क्यों प्रशासन सोया हुआ था? इस तरीके से जो एक्शन देखने को मिल रहा है अभी, वो पहले क्यों नहीं? और देखिए एक बड़ा सवाल ये भी विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है कि अभी तक डेटा क्यों नहीं दिया जा रहा है, कितने अवैध घुसपैठिए हैं इस देश में, राज्य में, इसका कोई भी डेटा नहीं है। और कब देगी सरकार, ये भी बड़ा सवाल और इस पर जवाब चाहता है विपक्ष, लेकिन अभी तक कोई भी जवाब इस पर सामने नहीं आया है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ पैनल पर खास गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम आपका उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से अनिल त्रिपाठी जुड़े हुए हैं। अनिल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से शौर्या सिंह जी जुड़ी हुई है। शौर्या जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। ठीक है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं स्टूडियो से। नरेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नरेंद्र जी आप ही से शुरुआत कर लेते हैं। नरेंद्र जी, देखा जा रहा है किस तरीके से अवैध घुसपैठियों का मुद्दा कितना गर्माता हुआ नजर आ रहा है और ये कोई नया मुद्दा नहीं है, बहुत समय से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी देखिए कितने लाखों में अवैध घुसपैठिए हैं। राजधानी लखनऊ की बात की जाए 50,000 के करीब देखे जा रहे हैं कि अवैध घुसपैठिए। लेकिन बड़ा सवाल यह कि आखिर अभी तक सरकार कहां थी? क्या चुनाव आ गया है इसलिए इस तरीके से देखा जा रहा है कि एक्शन मोड में नजर आ रही है सरकार? नहीं, यूपी में तो चुनाव अभी नहीं है, अन्य प्रदेश में चुनाव है। तो मुझे लगता है ये कहना उचित नहीं होगा कि चुनाव की वजह से हो रहा है। जहाँ तक एसआईआर का मामला है, इसको हम दो तरीके से देखते हैं। एसआईआर या उस नाम से उसमें जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वोटर तलाशने की, वोटर बनाने की या वोट काटने की, वोटर का नाम काटने की, उसको नाम कोई दे सकते हैं। फिलहाल अभी एसआईआर दिया गया है, तो एसआईआर तो होने के मैं पक्ष में हूँ, ताकि पता चले कि आप वास्तव में कहाँ रहते हैं, क्या आपकी पहचान है, कितने दिन से, पूरा डिटेल। तो वो एसआईआर जो है वो बहुत सारी चीजें क्लियर कर देगा। जहाँ तक घुसपैठियों की बात है, घुसपैठिए आज से नहीं आ रहे हैं, काफी दिन से आ रहे हैं। ये रोकना
बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, तो कर रहे होंगे, लेकिन उसके बावजूद जो है वो ऐसा नहीं है। अब ये दूसरा पहलू इसका ये है कि अगर आप जाइए आधार कार्ड और वोटर कार्ड बनवाने तो आपका बड़ा झंझट लगेगा, लेकिन इन लोगों का, इनके एजेंट हैं, इनके लोग हैं, ये फटाफट बनवा लेते हैं। और जहाँ के घुसपैठिए हैं, जहाँ के रोहिंग्या हैं, वहाँ से तो कोई इनको बनाने आता नहीं आधार कार्ड, यही के लोग बनवाते हैं। तो सरकार को एक मुहिम ये भी चलानी चाहिए कि इनका आधार कार्ड कैसे बन गया, किसने इसमें मदद की, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी ही चाहिए ताकि दोबारा ऐसी चीजें ना हो। देखिए, तो इसमें जो है, इसमें यहाँ के अधिकारी, यहाँ के कर्मचारी चिन्हित किए जाने चाहिए कि इनके आधार कार्ड, इनके वोटर कार्ड, इनके अन्य कागजात बनवाने में कौन मदद कर रहा है। जी ठीक है नरेंद्र जी। शौर्या जी से भी रही सवाल। शौर्या जी, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है कि अवैध घुसपैठियों पर सीएम योगी का एक्शन, ये पहले क्यों नहीं नजर आया, लेकिन दूसरी तरफ ये भी एक सवाल उठता है कि 2008 में जब मायावती की सरकार थी तब देखा जा रहा था कि कैसे अवैध घुसपैठियों पर धरपकड़ का अभियान चलाया गया था, लेकिन 2012 में जब अखिलेश यादव की सरकार आई, इस अभियान पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई। फिर भाजपा की सरकार जब आई, उसके बाद इसमें तेजी लाई गई, प्रशासन को और एक्टिव किया गया। अब देखा जा रहा है कैसे धरपकड़ का अभियान जारी है, खुद प्रशासन गली गली पहुंच रहा है, पूरा ब्यौरा ले रहा है, सूची जारी कर रहा है। तो आखिर यह आपत्ति क्यों? जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब तो इस पर कोई काम नहीं किया गया, और अवैध घुसपैठी अभी थोड़ी ना है। शौर्या जी, देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि हम ये पहले तो देखना चाहेंगे कि किस सरकार में किस तरीके से, किस प्रकार से वादे किए गए जनता से। आज हमारे यहाँ बुलडोजर का कभी किसी भी सरकार में ये सामने नहीं आया था कि हम घरों पे बुलडोजर चला देंगे। और आप ये देख सकती हैं कि एक जाति विशेष धर्म के लोगों के घरों पे बुलडोजर चलाए गए। आज हमारे सामने इतना बड़ा मुद्दा है जो कफ सिरप का मुद्दा आया है। आज भारतीय जनता पार्टी का बुलडोजर कहाँ गया? आज मुख्यमंत्री जी का बुलडोजर कहाँ गया? और रह गई बात, ये जो घुसपैठिए, आपके बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे हैं, तो आप अभी तक जो दिल्ली में हाल फिलहाल में बम ब्लास्ट हुआ था, उस पे कोई भी प्रॉपर पुख्ता रिपोर्ट्स अभी तक नहीं है। दूसरी चीज कि इस समय लॉ एंड ऑर्डर इतना डिस्टर्ब है उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश ने हर जिले का लॉ एंड ऑर्डर इतना डिस्टर्ब है जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, क्योंकि इन लोगों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ये एजेंडाज है। अब ये बांग्लादेशी करके मुझे तो ये लग रहा है कि कहीं आप उसके भी अंतर्गत जो है एक जाति विशेष धर्म के लोगों को पकड़ के जेल में बंद करने की तो साजिश नहीं है इन लोगों की। तो ये तो एक, अभी आप आए दिन देख रहे हैं कि किस तरीके से मस्जिद गिराई जा रही है, बिल्डिंग्स गिराई जा रही हैं, सिर्फ एक जाति विशेष के लोगों की। और जो कफ सिरप पे आपके ही बाहुबली, आपके पार्टी के लोगों के ऊपर से जितने भी चार्जेस लगे हैं, उनके घरों पे कोई बुलडोजर्स नहीं चल रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक बात करती है, ना वो डेटास रख सकती है सामने, ना अपने आप को पेपर पे प्रूफ कर सकती है। ठीक है शौर्या जी। अमित जी, कितने घुसपैठिए पकड़े गए हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बात कहूँगा, अगर कफ सिरप पे डिबेट होती तो उस पर जवाब आता और उस पर सवाल पूछे जाते तो अच्छा होता। लेकिन दुर्भाग्य है समाजवादी पार्टी का कि वो हमेशा से, चाहे आतंकवाद का मुद्दा हो, उसमें आतंकवादियों के साथ खड़े हो जाएंगे। आपने देखा इस देश के अंदर रात में आतंकियों को सजा ना हो पाए, इसलिए रातों रात सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए जाते थे। ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, अब देखिए, सुनना है मैंने सबको, मुझे लगता है कि सुनना चाहिए। सवाल ये था कि कितने अवैध घुसपैठिए पकड़े गए हैं? मुझे लगता है, मुझे सुनने, मैंने सबको सुना है तो मुझे भी सुना जाए, इतना ज्यादा उत्तेजित नहीं होना चाहिए किसी को। रही बात देखिए घुसपैठियों की, घुसपैठी पहली बार नहीं आए इस देश के अंदर। घुसपैठियां 1980 से इस देश के अंदर काबिज होना शुरू हुए। उस समय तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई तब तक इतनी बड़ी संख्या में घुसपैठी इस देश के अंदर आ चुके थे कि उनको चिन्हित कर पाना इतना आसान नहीं था। आज मैं कह देना चाहता हूं, देखिए योगी जी की सरकार हो, मोदी जी की सरकार हो, देखिए पहले इनको देखिए, फिर मैं किसी को डिबेट करने नहीं दूंगा। मैं महिलाओं का सम्मान करते हुए इनसे कहूंगा कि ये सुनने की ताकत रखें, क्योंकि अगर ये बीच में इतू करेंगी तो फिर मैं भी उस पर आपत्ति दर्ज कराऊंगा, फिर ये डिबेट नहीं कर पाएंगी। मैं एक महिला का सम्मान कर रहा हूं तो उस सम्मान को बना के रखें।
अमित जी आप बोलिए। लोग महिला का सम्मान और महिला का अपमान, ठीक है जितना शौर्य जी, भारतीय सुन जनता लीजिए पार्टी पहले, करती है, फिर वो आऊंगी हमें आपके पता पास। है। अरे आप मुझे ठीक मत है। सिखाइए किस प्रकार से अखिलेश ठीक है, यादव ठीक है। किस प्रकार से जो उनके मंत्री गति प्रजापति जो रेप का आरोपी है उनके ठीक साथ है। जाकर महिला सम्मान दिखाते थे क्या? अमित जी, शौर्य जी, ठीक है, मुद्दे पर रहिए, घुसपैठियों पर चर्चा हो रही है, उसी पर आपके रहकर बात चाल कीजिए, चरित ठीक है। चेहरा मुझे समझने की जरूरत नहीं महिला है। सुरक्षा पर बात कर ली आप जाएगी, महिला लेकिन अभी सुरक्षा महिला आपसे सुरक्षा पर वाली बात नहीं बात कर थी, रहे हैं। आपसे गिरा हुआ स्तर किसी पार्टी का हो ही नहीं सकता ठीक है। महिला सम्मान पे। ठीक है, किस अमित जी, तरीके की बात घुसपैठियों कर के रही हैं मुद्दे आप? पर चर्चा हो रही है, उसी पर वापस आ जाइए, ठीक है शौर्य जी, आऊंगी आपके पास, ठीक है। ठीक है, सुन लीजिए पहले, ठीक है शौर्य जी, ठीक है। आप क्या हैं? आप क्या हैं? हमें जो अपनी बात आपसे रखी ज्यादा अभी शहर में घुसपैठियों लोग पर। जान रहे हैं, आप ये समझिए। आपको तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, कहाँ से आप आ गई हैं ये समझिए, पहले अपने को समझिए। देखिए ठीक है, अमित आरोप त्रिपाठी जी। इनको समझाइए, नहीं तो आरोप अमित प्रत्यारोप त्रिपाठी जी, लगेगा, बहुत अपनी दूर बात तक बात रखिए। जाएगी, इसमें शांत रहें। ठीक है अमित त्रिपाठी जी, अपनी बात रखिए आप। देखिए भाई साहब, आप डेटा दीजिए ना, धमकाइए मत। शौर्य महिला जी, सुरक्षाकरण की सवाल बात करते हैं आप, धमकी देखिए, दे रहे हैं। सवाल वही रखा गया है, आप उनको जवाब तो देने दीजिए ना पहले। पहली बार डिबेट ठीक है। में ये तरीका नहीं पता डिबेट करने ठीक का, है, मुझे अमित जी, लगता अपनी है। बात रखिए। देखिए मुझे जिस प्रकार से आज योगी जी, देखिए सुप्रीम कोर्ट देश का सर्वोच्च न्यायालय, जिस प्रकार से सीजीआई ने कहा कि हम घुसपैठियों का रेड कारपेट बिछा के उनका स्वागत नहीं कर सकते, और ये सच बात है। देखिए हमारे देश के अंदर दलित हो, शोषित हो, वंचित हो, उनके अधिकारों का हनन ये घुसपैठिए कर रहे हैं, और आज जब उन पर कार्रवाई हो रही है, देखिए ये पहली बार कार्रवाई नहीं हुई है। मैं आपको बता दूं, पिछले दिसंबर में भी हमारे लखनऊ के अंदर हमारे जो जिनका आप अभी बयान सुना रही थी, हमारे नगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी जी ने पूरी संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे को उठाया था, और हमने कम से कम लखनऊ के अंदर से ऐसे 50 घुसपैठी परिवार जो रोहिंग्या मुसलमान थे उनको देश से बाहर करने का काम किया। और आज हमारे पुनः हमारे अध्यक्ष जी लगातार इस पर नजर बनाए हुए, और पैनी नजर है। हमारे कार्यकर्ता हम सब इस तरीके से आज चिन्हित किए। मैं आपको बता दूं, कल डांगीबाग के अंदर भी कई जो रोहिंग्या मुसलमान है उनको चिन्हित किया गया, और उनको 15 दिन के अंदर लखनऊ और देश छोड़ने के लिए कहा गया है। तो इस तरीके की अगर आज देश हित में कोई काम होगा तो इनको दिक्कत क्या है? मैं कह देना चाहता हूं, देखिए एसआईआर हो, एसआईआर देश हित में है, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एसआईआर बहुत जरूरी है। देखिए एसआईआर जब होगा, देखिए जो लोग आज इस दुनिया में नहीं है, जो खत्म हो गए, जिनके आज भी नाम वोटर आईडी में, वो भी इसमें सामने आएंगे, उनके भी नाम हटेंगे। लेकिन हाँ, जो अवैध रूप से बसे हैं, जो घुसपैठी हैं, क्या हम इस देश से प्यार करते तो हमारा अधिकार है कि एसआईआर हो गया है ना, लेकिन देखिए बिहार में एसआईआर हुआ है, उसमें जो देखिए घुसपैठी, आप ये भी देखिए कि आप लोगों के माध्यम से हम सबको जानकारी प्राप्त हो रही है कि घुसपैठी कितनी तेजी से देश छोड़कर बाहर जा रहे हैं, और लगातार लाइनें लगी, कतारें लगी हैं कि किस प्रकार से हम बॉर्डर क्रॉस करके अपने देश भाग जाइए। हम नहीं कह रहे हैं, आपकी मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं। दूसरी बात है, देखिए आज ये एक गंभीर विषय है, ये देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है, इसको हम सबको, ये मीडिया का डेटा थोड़ी होता है, मीडिया भी तो सरकार जो द्वारा जो जारी किया जाता है डेटा, वही तो मीडिया के पास आता है। दिया ही नहीं, मैंने आपसे लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था, आप कह रहे हैं कि एसआईआर से अवैध घुसपैठिए जो है वो पकड़े जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने भी ये कहा था, बिहार में तो एसआईआर कंप्लीट हुआ, चुनाव भी हो गया, अब पता चला कितने अवैध घुसपैठिए हैं। देखिए जब बड़े स्तर पे काम होता है तो 1-1.5 महीने के अंदर कोई डेटा कलेक्शन नहीं हो सकता है, उसके लिए थोड़ा समय दीजिए, डेटा भी सामने आएगा। लेकिन आज जो मुद्दा है कि इस देश के अंदर क्या हम रेड कारपेट बिछा के, जो अखिलेश यादव कह रहे हैं, क्या हम घुसपैठियों को बाहर ना करें? इनका जब सीए लागू हुआ, जब सीए क्यों आया? क्योंकि इस देश के अंदर घुसपैठिए थे, जो हमारे हिंदू थे, जो हमारे जो और पारसी थे, जो और भी लोग थे, धर्म के लोग थे, उनको अगर हमने नागरिकता दी तो कौन सा बुराई कर दी? लेकिन हाँ, जो इस देश, ये देश धर्मशाला नहीं है किसी का। इस देश के अंदर जो घुसपैठ है, जो घुसपैठ करें, जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए, उनको देश के बाहर जाना पड़ेगा। उसके लिए जिनको छाती पीटनी है वो पीटते रहें। इस देश के अंदर अगर देश हित में कोई काम होता है तो आप भी जानते हैं, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, इनके पेट में दर्द होना लाजमी सी बात है। जी ठीक है। नरेंद्र जी, ये जो अवैध घुसपैठियों की संज्ञा दी जा रही है, क्या वो सिर्फ मुसलमानों के लिए ही है, या फिर जो बाकी धर्म के लोग हैं वो भी अवैध घुसपैठिए हैं? नहीं, बाकी धर्म के लोगों के लिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस कर ही दिया है कि जो बांग्लादेश और पाकिस्तान या अफगानिस्तान के जो हिंदू यहाँ आना चाहें तो उनको यहाँ की नागरिकता दे दी जाएगी। तो उनका तो कोई बात ही नहीं है, उनकी कोई सवाल नहीं। मैक्सिमम इसमें मुस्लिम ही हैं जो बांग्लादेश से, बर्मा से अपने देश में घुसपैठ करके आए हैं। तो इनको बाहर जाने में, इनको बाहर किया ही जाना चाहिए एनी हाउ। लेकिन इसका ध्यान रखा जाना चाहिए कि इसमें ज्यादती ना हो। मतलब जो मान लीजिए कोई कागज नहीं दे पाया और वर्षों से यहाँ रह रहा है,
उसको भी निकाल बाहर कर दीजिए। तो ये थोड़ा सा नहीं होना चाहिए मेरी समझ से। बांग्लादेश से जो आया उसकी बोली भाषा, म्यांमार से जो आया है उसकी बोली भाषा, कल्चर, ये सब क्लियर हो जाता है। तो इनको तो बाहर जाना ही चाहिए, किसी भी कीमत पर जाना चाहिए। ठीक है नरेंद्र जी, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से रवि प्रताप सिंह जी स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। रवि जी बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका। रवि जी, किस तरीके से देख रहे हैं सबसे पहले तो अवैध घुसपैठियों पर ये जो एक्शन चल रहा है इस वक्त? देखिए, मैं अपनी बात को दो बिंदुओं पर रखना चाहूँगा। पहले ये कि किसी भी रूप में इस देश में घुसपैठ अलाउड नहीं है। कोई घुसपैठिए यहाँ होना नहीं चाहिए और देश के संसाधनों पे किसी घुसपैठिए का कोई अधिकार नहीं है। वैसे भी हमारे यहाँ करीब तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि 72 करोड़ लोग तो 20 रुपया भी खर्च नहीं कर पाते हैं और हम 81 करोड़ लोगों को आज अनाज बांट रहे हैं। मतलब उनको जीवित रखने के लिए हम यूं कहें कि उनको हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं। तो हमारे यहाँ हम विकसित राष्ट्र नहीं है और कोई भी दल, कोई भी व्यक्ति, देश का कोई भी नागरिक, कोई भी विचारधारा का व्यक्ति यह नहीं कहेगा कि कोई भी विदेशी बलात् तरीके से जो शरणार्थी नहीं है हमारे देश में घुसपैठ करके रहे, उसकी उनको चिन्हित करना चाहिए, बाहर निकालना चाहिए। अब मैं इसका दूसरा पहलू ये बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल गपोलेबाजी करती है। क्यों गपोलेबाजी करती है? कि इस देश में एनआरसी किया गया था 2019 में आसाम में और उसका परिणाम घोषित नहीं किया गया, लेकिन आप और हम सब जानते हैं कि 19 लाख आइडेंटिफाइड घुसपैठिए वहां पे चिन्हित किए गए, जिसमें 7 लाख बांग्लादेशी और 19 लाख नेपाली और भूटानी है। तो आप ये बताएं कि 2019 से 2025 तक आज तक आप डिपोर्ट नहीं कर पाए और 2004 से 2014 तक हमने जो डिपोर्ट किया वो 86,000 था। आपने जो डिपोर्ट किया वो 7,000 भी नहीं, मैं 600 कह रहा हूं। पिछले साल आपने जो डिपोर्ट किया 2380 डिपोर्ट किया, 413 बांग्लादेशी आपने किया और 1432 नाइजीरियन को आपने किया। और नागरिकता तय करने का अधिकार एसआईआर में ना तो चुनाव आयोग के पास है ना ही किसी स्टेट के पास है। जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 उसमें क्लियरली वर्णित है हमारे संविधान के आर्टिकल 5 से 10 तक के अंदर कि कौन देशी है और कौन विदेशी और किस तरह से उसकी पहचान की जाएगी। स्टेट कैन ओनली डू एनीथिंग एल्स अंडर द एजिस ऑफ होम मिनिस्ट्री, बाकी तो कर ही नहीं सकता। अब आप ये बताएं कि आज आप कह रहे हैं कि जहां आपने 19 लाख घुसपैठिए चिन्हित कर दिया, आज आप उनको भेज नहीं पा रहे और यूपी में कह रहे हैं जिसका अधिकार भी नहीं है कि हम चिन्हित करेंगे और डिटेंशन सेंटर में भेजेंगे। अरे भाई, टैक्स पेयर का पैसा क्यों खिला रहे हैं? ले चलिए, जिस तरह से ट्रंप ने बांध करके भेजा था, डालिए गाड़ी में। और कौन आपका विरोध कर रहा है? अगर कोई विरोध करे तब तो बात करिए। कथनी और करनी आप एक रखिए, आप दो मत करिए कि हम कर रहे थे तो 8,000 साल का करते थे, आप कर रहे तो 800 साल का भी नहीं कर रहे और बातें कर रहे हैं कि हम उसको बाहर फेंक देंगे। आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार आसाम में भी है और देश में भी है। 10 साल से डबल इंजन की सरकार आसाम में है और यहां भी है और आपने कितने को भेजा वहां से? तो आप जो बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, ये आप केवल घुसपैठ के ऊपर राजनीति करना चाहते हैं, राजनीतिक बोर्ड में है, दूसरा कोई इनका विकल्प नहीं। जवाब दे दीजिए इसी पर। देखिए, डिटेंशन सेंटर में ले जाने का अर्थ है कि एक एक आदमी को तो देश से बाहर नहीं किया जाएगा। जब सारे लोगों को एक जगह इकट्ठे करके फिर उनको एक साथ, क्योंकि उससे आंकड़ा भी आ जाएगा, जो आप डेटा मांग रहे हैं वो डेटा तभी एकजुट आ पाएगा जब हम एक साथ इकट्ठा करेंगे। और देखिए, अभी तक वो इस देश का ही खा रहे थे और आप ही वो खिला रहे थे, क्योंकि आज मैं आपको बता दूं 2014 से पहले इस उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी और आप मेरे साथ चलिए, इसी जानकीपुरम के रेलवे लाइन के बगल में समाजवादी पार्टी के पार्षद हुआ करते थे, उनके द्वारा रेलवे लाइन के बगल में झुग्गी झोपड़ियां थी, उसमें अवैध बांग्लादेशी को घुसपैठ को वहां पर इकट्ठे उनके फर्जी वोटर आईडी कार्ड बना के उनको वोट बैंक के रूप में यूज कर रहे थे। आज आप चलिए वहां पर, एक भी अगर आपको झोपड़ा पट्टी दिख जाए तो आप मुझे बता दीजिएगा। देखिए, जब एक बड़ी समस्या आती है तो वो एक आध दिन में नहीं खत्म होती है। जब बड़ी बीमारी होती है तो उसका बड़ा इलाज होता है और वो इलाज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी कर गए हैं। और देखिए, रही बात बुलडोजर और मस्जिद गिराने की बात हुई, देखिए मस्जिद कहीं नहीं गिराई गई। एक बात जरूर कह दूं, अगर हमारे बाबरी मस्जिद कोई मस्जिद नहीं थी, वो एक ढांचा था और ढांचे को गिरा के, क्योंकि हम वो ढांचे के आड़ में हमारे मंदिर को झुकाया जाएगा, तो हमने अपने राम मंदिर को वहां पे बनाया है और उसको बनाया, हमें डर है कि हमने उस मंदिर को बनाने का काम किया। 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब आखिर ये अभियान धरपकड़ का क्यों नहीं चला, जबकि अवैध घुसपैठिए ये कोई ऐसा नहीं है कि भाजपा सरकार में ही आए हों? मैं आपको ये कह रहा हूं, रवि जी आऊंगी आपके पास, शौर्य जी से बस इसी पर जवाब लेना चाहूंगी, फिर आती हूँ बस आपके पास। शौर्य जी, सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूंगी कि ज्यादा बोलने से तथ्य जो है वो साबित नहीं हो जाते हैं।
चिल्लाने से, चीखने से तथ्य साबित नहीं हो जाते हैं। और रह गई बात कि अभी जिस तरीके से भारतीयों को डिपोर्ट किया गया बाहर से, हाथ में हथकड़ी लगा करके, पैर में बेड़ियां पहना करके, तो आपको क्या लगता है कि हमारे बाहर के जो फॉरेन हमारे रिलेशंस हैं या अन्य देशों से, और जिस तरीके से चाइना जो है वो अतिक्रमण कितना आगे तक उसने भारत में कर लिया है, ये सब कब हुआ? ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। इन्होंने जीएसटी कम कर दी। जीएसटी बढ़ाई किसने थी? इन्होंने ही तो बढ़ाई थी ना। जिन्होंने और इन्होंने कम करी। अपने घुटने चीन तो के सामने अभी टेक दिए थे, वो चीन की बात कर रहे हैं। उन लोगों को थोड़ा इतिहास पढ़ना चाहिए, तब जानकारी होगी। जो जिनके साथ ये सत्ता में रहे, आज उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि चीन के सामने, जिनकी चीन की बात करें, उनके सामने घुटने टेकते थे, और इन्हीं के नेता वहां जा जाकर कि मोदी को हटाना है, इसलिए चीन से मदद मांगते थे। नहीं, और आप आ गए हैं बैठ के टीवी पे बराबर डिबेट करने के लिए, और आपको तमीज नाम की चीज नहीं है। कि महिला अगर बोल रही है तो अभी से बोलिए मत। इनको जगह तमीज सिखाइए, क्योंकि एक सम्मान एक सीमा तक होता है। अगर कोई बदतमीजी पे उतारू होता है तो फिर उसको उसी तरीके से जवाब दिया जाता है। हमें जी अभी बीच में क्यों उन्होंने इंटरप्ट किया था? आपने नहीं टोका उनको? 12 साल में सुन तो लीजिए आप पहले। ये तमीज सिखाएंगी? समाजवादी पार्टियों से हमें तमीज सीखने की जरूरत है। और हम लोग ना, एक सेकेंड आपको मैं जवाब दे दूं, हम लोग बांग्लादेशी या किसी विशेष के उस पे हम लोग नहीं है, हम लोग घुसपैठियों के खिलाफ हैं, ठीक है? और घुसपैठियों के नाम पे आप लोग जिस एक जातिवाद को चिन्हित करते हैं, बांग्लादेश में सिर्फ मुसलमान नहीं रहते हैं, बांग्लादेश में हिंदू भी रहते हैं। ठीक है रवि जी, थोड़ा पढ़ लेते। अब व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगी तो झेल नहीं पाएंगी। अनपढ़ों से सीखने की जरूरत मुझे तो नहीं है। जो अनपढ़ हैं उनसे मुझे सीखने की जरूरत नहीं है। पार्टी के साधारण से ना। अरे आप क्या हैं? आप किस दायित्व पे हैं? जगह बताइए मुझे, दायित्व क्या है आपका समाजवादी पार्टी में? करना सीखिए और यहाँ तथ्यों पे बात करिए। देखिए, अपना दायित्व तो बताइए। ठीक है अमित जी, अपना दायित्व बताइए आप। अमित जी, अरे आप क्या मैं कहूँ, आप महिला, इसलिए थोड़ा सम्मान जरूरी है, नहीं तो आपको अच्छे से जवाब दे सकता था। ठीक है रवि जी, अपनी बात कर भी क्या सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी से इससे ज्यादा ऑन स्क्रीन आप एक महिला को धमकी दे रहे हैं, इससे ज्यादा हम आपसे देखिए, तो क्या समाजवादी पार्टी मुझे धमकाएगी? अपने नेता से पूछिएगा जाके, अपने नेता से नाम पूछिएगा जाके अमित त्रिपाठी का, पता चल जाएगा आपको कौन है अमित त्रिपाठी। और ना हो तो यूट्यूब पे डाल लीजिएगा, समझ में आ जाएगा कौन है अमित त्रिपाठी। आपके नेता आपसे ज्यादा बेहतर जानते हैं मुझे। ठीक है, जगह जान लीजिएगा पहले, उसके बाद बात कीजिएगा। यूट्यूब पे जान लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ये किस तरीके से डिबेट हो रही है, ये इनको समझाइए। आप किस तरीके की मुद्दे पर रहकर बात कीजिए ना। ये व्यक्तिगत नहीं है, रखिए ना आप अपने। ये इस तरीके से पर्सनल अटैक करने की क्या जरूरत है? आपके पास फैक्ट्स, आपके पास डेटा, आप उन डेटा को रख दीजिए सामने। किसकी हिम्मत पड़ेगी फिर, वो चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो। नहीं तो चाहिए ये मुझे यहाँ पे मैं इनकी सुनने आया हूँ, ये मुझे तमीज सिखाएंगी। ये मुझे तमीज सिखाएंगी, आप कुछ नहीं कहेंगी। नहीं एक सेकंड अमित जी, ये किस तरीके से डिबेट को कहाँ मोड़े जा रहे हैं? मैम ये तो इतना गंभीर मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है, तो ये तमीज हमें सिखाएंगी। रखिए ना, ये पर्सनल अटैक, ये महिला सम्मान की बात यहाँ पर क्यों कर रहे हैं? ठीक है रवि जी बोलिए। देखिए, अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि चीन से घुटने टेके। मैं इनको बड़ी अदब के साथ ये बताना चाहूँगा कि फिंगर 8 तक जहाँ तक हम लोग पेट्रोलिंग किया करते थे, आज फिंगर 4 तक आपने उनको दे दिया, सिग्नेचर करके दे दिया। और 113 कुमायूं रेजिमेंट के जो मेजर शैतान सिंह जो छक्के छुड़ा दिए थे, एक ब्रिगेड को रोक दिए थे, जिसके 113 लोग हमारे मारे गए थे और सबकी गोली सीने और छाती पे लगी थी, वहां जहां उनकी प्रतिमा थी वहां तक आपने आने का उनको वो कर दिया। और जो 4 आज की तारीख में जो जहां पे हमारे डीएस्केलेशन नहीं हुआ है, वहां तक आप पीछे 1000 वर्ग किलोमीटर, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मैं सेना के इंटेलिजेंस में रहा हूं, कि 1000 वर्ग किलोमीटर आज आपने कह दिया कि आप आइए भैया पेट्रोलिंग करिए। हम जाते थे, हम नहीं गए। और प्रधानमंत्री मोदी जी जितना दिन मुख्यमंत्री रहे, सबसे ज्यादा, अगर जयशंकर जी वहां के डेलीगेट्स थे तो सबसे ज्यादा कहीं यात्रा किया तो उन्होंने चाइना का किया। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी अहमदाबाद में बुला करके उनके साथ झूला झूलते थे, अब आज एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं रखते। जिस ट्रंप का नमस्ते सरकार हो रहा था, हाउडी ट्रंप हो रहा था, वो ट्रंप का नाम लेने की बात नहीं कर रहे हैं। आज बताइए, हमारे सनातन की बात करते हैं, पुतिन जी की आरती उतारी जा रही है। आज बताइए कि 63 बार ट्रंप बोल चुका कि ऑपरेशन सिंदूर हमने कराया, और 745 पन्नों का रिपोर्ट आया यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमेटी, जो कि अपनी कांग्रेस में दिया। वो कहा कि चाइना ने डिमोन्स्ट्रेट किया है अपने वेपन का, और पाकिस्तान की सुपरमेसी थी, जबकि भारत के जो 3 फाइटर मारे गए थे वो भारत डिप्लोमेटिक तरीके से जो जवाब दे रहा है वो मैनिपुलेट कर रहा है, इसका जवाब को नहीं दिया गया। और आज देखिए
3 अधिकारी जो आपके प्रसार भारती के हैं, कल उनका इस्तीफा हुआ। 72,000 करोड़ का जो आप देखिए उनके जो कौन जोशी हैं वहां के जो 14 साल से प्रधानमंत्री पीओ में थे वो चले गए। और ये लोग जानते हैं महादेव करके गेमिंग ऐप आता था, उसमें भ्रष्टाचार हुआ। इतनी बड़ी बात चल रही थी, इस पे कोई बात आप नहीं करी। 745 पेज का घोटाला, उस पे कोई बात नहीं। जिन्होंने आकाश पतांग धरती हर जगह भ्रष्टाचार किया हो, वो हमें भ्रष्टाचार की नीति और नियत ना बताएं। पूरा देश जानता है कि घोटालेबाज कौन है। दूसरी बात देखिए, 3 बार सरकार चुन के हम लोग देश के अंदर आए हैं। ये जनता का आशीर्वाद है। जनता को पता है कि देश का भरोसा देश के प्रधानमंत्री जी में। और रही बात चीन की, चीन में बहुत जिम्मेदारी से कह सकता हूं 1 इंच भी चीन जमीन नहीं ले पाया है। 1000 वर्ग किलोमीटर, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, 1000 वर्ग किलोमीटर, देखिए फिंगर 8 में फिंगर 4 तक जा रहे हैं। दावे के साथ कह रहा हूं मैं आपसे कह देना चाहता हूं। देखिए अभी मैं यहाँ बहुत चीन की बड़ी बड़ी बातें हो गई। आपने चीन उठाया, मैंने कब कहा? ये कांग्रेस के नेता चाहे मणिशंकर अय्यर हो, चाहे आपके चिदम्बरम हो, ये लोग पाकिस्तान और चीन जाके क्या कहते हैं कि मोदी को आपके मोदी जी जाके क्या कहते हैं? बताइए ना, मोदी जी जाके ये क्या दौरा कहते हैं? चरित्र है इन लोगों का। मोदी जी को बताइए ये क्या कहते हैं? कांग्रेस पार्टी का दौरा चरित्र है। ये आतंकवादियों के साथ खड़े होने वाले लोग हैं, घुसपैठियों के साथ खड़े होने वाले लोग हैं, ये आतंकवादियों को जिंदा रखने वाले लोग हैं और भारतीय सेना से सबूत मांगने वाले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग हैं। ये हमें संस्कार सिखाएंगे, इनसे हमें सीखने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र जी, जिन लोगों को अवैध घुसपैठिए समझकर उनके देश वापस भेजा जा रहा है, एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है, क्या उनका हाल सोनाली खातून जैसा तो नहीं होगा? आप बहुत अच्छे से जान रहे होंगे सोनाली खातून हम जिनकी बात कर रहे हैं, और अगर दर्शक नहीं जान रहे हैं तो उसको रिपीट भी कर देते हैं। सोनाली खातून 18 जून 2025 वो 9 महीने की गर्भवती थी और बांग्लादेशी होने के शक में पुलिस ने हिरासत में लिया दिल्ली से। सोनाली खातून और उनके परिवार के 5 लोगों को पुलिस हिरासत में लेती है। 27 जून को सभी को सीमा पार कर बांग्लादेश भेज दिया जाता है। उसके बाद जो उनके पिता हैं भोदू शेख, वो कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हैं, दावा करते हैं कि हम सभी भारतीय हैं, बीरभूम के रहने वाले हैं। फिर 26 सितंबर को कोलकाता हाईकोर्ट ने परिवार को वापस लाने का आदेश दिया। क्या यही हाल बाकियों का भी होगा? क्योंकि आधार क्या है, पहचान क्या है, किस तरीके से पहचान करेंगे कि नहीं ये अवैध घुसपैठिए है? किसी एक घटना को लेकर के आप पूरे सिस्टम मतलब पूरी प्रक्रिया पर उंगली नहीं उठा सकती हैं। हो सकता है कि हाई कोर्ट का अगर डिसीजन है उसको तो मैं चैलेंज नहीं कर सकता। हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया, हो सकता है कोई त्रुटि हुई हो लोकल ऑफिसर से, तो हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया, पेपर पर कागज पत्र चेक किया होगा, उसको लगा होगा कि भाई ये गलत रिपोर्ट कर दिया गया है, तो उसको बुलाने का आदेश दे दिया। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबके साथ ऐसा हो कोई जरूरी नहीं। नरेंद्र जी, लेकिन वही सवाल है ना कि सिर्फ बांग्ला भाषी होने से बांग्लादेशी तो नहीं हो जाएंगे ना, यानी कि जो बंगला बोलता है वो सिर्फ बंगाल में भी बंगाली, बिल्कुल एग्जैक्टली, पश्चिम बंगाल में भी बंगाली बोली, वही बात है ना नरेंद्र जी। क्योंकि आधार क्या है, एक ये भी बड़ा सवाल है कि पहचान का आधार क्या है, क्योंकि आधार को तो पहचान माना नहीं गया। ये भी बहुत अच्छे से आप समझ रहे होंगे। देखो मैं बताऊं आपको, पूरी तहकीकात करके तभी किसी को घुसपैठिया घोषित किया जाता है। ऐसे थोड़ी किसी को पकड़ लिया और बंगाली बोल रहा मुसलमान है तो घुसपैठिया हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। क्योंकि ऐसे केसेस सामने आए हैं नरेंद्र जी, और जो रिपोर्ट्स कह रही हैं, जो खबरें सामने आ रही हैं, उनके आधार पर यह भी प्रश्न बिल्कुल वाजिब है उठना, क्योंकि चाहे वो एक खबर हो, चाहे वो 3 ऐसे केसेस देखने को मिले हों। किसी चीज पर प्रश्न उठता है तो ये मान के चलो आप कि अच्छी स्क्रीनिंग हो रही है। जितनी बार प्रश्न उठेगा उतनी बार स्क्रीनिंग होगी, जो कई बार स्क्रीनिंग होगी तो अपने आप धीरे धीरे सफाई हो जाएगी। दूसरा, ये मेरा छोटा भाई है अमित त्रिपाठी और वो अपनी बहन है शौर्या सिंह, दोनों से मेरा विशेष निवेदन है कि पहले पूरी बात सुनो। अच्छा वक्ता ही अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता होता है। पूरी बात सुन लोगे आप तो गुस्सा भी नहीं आएगा और जवाब देने में आसानी होगी। दोनों से मेरा विशेष आग्रह है कि पहले पूरा सुन लो, उसके बाद आप जवाब दो। वाजिब जवाब, अगर पूरा सुन लोगे तो वाजिब जवाब आएगा और आक्रोश में नहीं आओगे। गुस्से में क्या होता है ना, सही चीज नहीं निकल पाती है, तो सुनने की भी क्षमता होनी चाहिए। मेरा आग्रह है दोनों लोगों से। जी कुछ पूछ रही थी आप? जी बिल्कुल, अमित जी से मेरा सवाल। अमित जी, लेकिन ये डेटा आखिर है कहाँ? क्योंकि देखिए ये वाकई बहुत ही गंभीर मुद्दा है, और फिर से मेरा ये सवाल कि डेटा जो लगातार इस पर बात कही जा रही है, क्योंकि क्या वाकई में डेटा है या भी नहीं है? क्योंकि 2004 की अगर बात करें, जो रिपोर्ट्स मेरे पास है इस वक्त, तत्कालीन गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल,
वो ये कह रहे हैं कि भारत में 1 करोड़ 20 लाख अवैध बांग्लादेशी हैं। उसके बाद एक 2016 में एक बयान आता है तत्कालीन गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू का, वो कहते हैं कि बांग्लादेश के करीब 2 करोड़ अवैध अप्रवासी यहां पर बसे हुए हैं। फिर 2018 में एक बयान आता है जिसमें यह कहा जाता है कि अवैध घुसपैठियों का अनुमान लगाना संभव ही नहीं है। देखिए, मैंने कहा आपसे कि ये घुसपैठिए आज से नहीं है, 1980 से ये लगातार धीरे धीरे करते हुए देश के अंदर काबिज हुए हैं, इसमें दो राय नहीं है। देखिए, रही बात चाहे उस समय की सरकार हो या आज की हो, दोनों को कहीं ना कहीं अपने अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए थी। आज अगर इतनी बड़ी संख्या में देश के अंदर घुसपैठियां हैं तो कहीं ना कहीं ये पिछली सरकारों की नाकामी है, तभी इतने बड़े संख्या में यहाँ पे काबिज हो पाए। पहली बात सुनिएगा, आपने अभी कहा कि क्या आधार है कि उनको हम कैसे पहचाने। देखिए, मैं लखनऊ के अंदर रहता हूं, लेकिन मेरा कहीं ना कहीं जो गांव है वो सीतापुर के पास लगता है, ठीक है। मेरा एक गांव है, मेरे गांव में कौन सा मेरा जगह है, उसका नाम क्या है, वहां पर कौन सी उसकी ग्राम पंचायत है, मुझे सारी जानकारी होगी और उसके आधार पर सारे चीजों को, तथ्यों को मिलाकर जो एक तथ्य आएगा सामने, उसके आधार पर यह तय हो जाएगा कि मैं इस देश का नागरिक हूं कि मैं अवैध हूं कि मैं वैध हूं। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज है, ये एक गंभीर विषय है। हमारे देश के अंदर जो देश के संवैधानिक अधिकार हैं, उनको हमारे देश के जो दलित है, शोषित है, वंचित है, उन अधिकारों का हनन कोई नहीं कर सकता इस सरकार में। इसीलिए हमारी सरकार गंभीरता से इस पर काम कर रही है। और जब हमारी सरकार गंभीरता से काम करती है, और हमने कहा आपसे सीए क्यों आया, सीए इसीलिए आया था कि सरकार को पता था इस देश के अंदर में बड़ी मात्रा में घुसपैठ हैं, उनको बाहर करना है। और हमारे जो हिंदू लोग हैं जिनको हमको नागरिकता दे दी जाए, जो पीड़ित हैं, उनके लिए हमने ये कदम उठाया लगता है भारतीय जनता पार्टी से पहले अगर बात की जाए, जब कांग्रेस की सरकार थी, अवैध घुसपैठियों को पनाह देने का काम किया? देखिए, पनाह मैं आपको तथ्य के आधार पर मैं आपसे कह रहा हूं, प्रमाण के साथ कह रहा हूं कि आप मेरे साथ चलिए, रेलवे लाइन के बगल में जो झुग्गियां थी वो आज क्यों नहीं है, वो घुसपैठिए कहां है? अवैध घुसपैठिए थे तो 2005 में जब कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त एक्शन जब लिया गया उसमें तो उन्होंने 14,916 एक्शन लिए गए, 2006 में 13,692 एक्शन, फिर 2007 में 12,135, 8 में 12,625, 2009 में देखिए, सवाल इस बात का नहीं है कितने एक्शन लिए गए, सवाल इस बात का है कि आपने क्या केवल पेपर पे कार्रवाई की या सच में आपने घुसपैठियों को बाहर करने का काम किया था। आज ये बताइए मुझे, करोड़ों की संख्या में घुसपैठी है देश के अंदर, तो क्या ये 10 सालों के अंदर आ गया? आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, 1980 से इस देश के अंदर घुसपैठी काबिज हो गए। तो एक दिन की कहानी नहीं है ये। और इस चीज की ये बड़ी एक मर्ज है, ये एक कैंसर बन चुका है। इस कैंसर का इलाज भी बड़ी तरीके से होगा, वो सरकार काम कर रही है। और घुसपैठियों को एक भी मिनट यहां रहने नहीं दिया जाएगा। सरकार पूरी तरीके से तत्पर है, चाहे योगी जी हो चाहे मोदी जी हो, दोनों डबल इंजन की सरकार। एक भी मिनट अब घुसपैठियों को इस देश के अंदर रहने नहीं देगी। जिसके छाती में दर्द होता हो होने दीजिए, लेकिन अब जो भी काम है, कहने का क्या मतलब है, ये आंकड़े क्या झूठे हैं? देखिए, आंकड़े कांग्रेस के में सच कब थे, जितने आंकड़े इन्होंने रखे। तो भारतीय जनता पार्टी है जो अपने आंकड़े जिस लिस्ट में जारी कर रही है, फिर वो आंकड़े क्या है? देखिए, मैं आपके चैनल में बहुत जिम्मेदारी से कह सकता हूं, कांग्रेस ने हमेशा आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी पे। मैं कह देना चाहता हूं, चौकीदार चोर है, राफेल वाला मुद्दा क्या था? यही तो था कि मोदी चौकीदार चोर है। उसके बाद राहुल गांधी कोर्ट में जाके माफी मांग लेते हैं कि मुझसे गलती हो गई। एक नहीं अनेकों उदाहरण मैं आपको दे दूं कि पहले आरोप लगाते हैं फिर माफी मांग लेते हैं। तो आपको लगता होगा कि कांग्रेस पार्टी की बातों में वजन है, लेकिन देश की जनता को नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी की बात में वजन है। इन आंकड़ों पर आप क्या कहेंगे? जो कांग्रेस के आंकड़े जारी हुए हैं अवैध घुसपैठियों पर एक्शन वाले, वो ये कहते हैं, हमने अभी से पहले ही बताया कि 2005 में 14,916, उसके बाद 13,692, 2007 में 12,135, 2008 में 12,625, 2009 में नहीं, एक सेकंड नरेंद्र जी, मेरा ये सवाल कंप्लीट कर लीजिए। 2009 में 10,602। उधर एनडीए की बात कर लेते हैं 2014 की, तो 986, 2015 में 774, उसके बाद देखिए 2017 में 51 घुसपैठियों पे एक्शन। तो क्या ये झूठे एक्शंस हैं? देखो, मैं इन आंकड़ों के बारे में मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन एक बात मेरे मन में अभी आई है, क्या इन आंकड़ों पर वर्तमान सरकार के किसी पदाधिकारी ने, किसी अधिकारी ने चैलेंज किया क्या? अगर चैलेंज नहीं किया है तो इसका मतलब सही है। अगर चैलेंज किया है, कांग्रेस उसका सटीक जवाब नहीं दे पाई है तो गलत है। कोई चीज जब चैलेंज होगा ना, तब तो उसके सही गलत का आकलन आप कर सकती हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बार बार ये आरोप लगाती है कि भाई पिछली सरकार ने पनाह दिया,
और अब देखिए हम एक्शन ले रहे हैं। जब आप डेटा फाइंड करेंगे उसमें साफ तौर पर 5,000 का भी आंकड़ा कंप्लीट नहीं कर पाई है भारतीय जनता पार्टी। मेरा जो मानना है वो पॉलिटिकल नहीं है। मेरा मानना यह है कि जो भी सरकारें बनी हैं, जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने अपने विवेक से, अपनी क्षमता अनुसार देश हित में निर्णय लिए हैं, सही ढंग से। ठीक है नरेंद्र जी। रवि, ठीक है। अब वर्तमान सरकार भी ठीक काम कर रही है अपने हिसाब से, पहले की सरकारों ने भी ठीक काम किया है। ठीक है। तो देश के विरोध में कोई काम नहीं होता है बड़े पदाधिकारियों द्वारा। जी ठीक है नरेंद्र जी। रवि जी, देखिए, घुसपैठ एक्चुअल में जब शेख मुजीबुर रहमान की सरकार बन रही थी पूर्वी पाकिस्तान में, तो 1970-71 में शुरू हुआ, और उसी घुसपैठ के कारण हमने उस देश रवि को। जी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ माफी के साथ। वो घुसपैठिए नहीं थे, वो शरणार्थी थे। और आपको याद होगा कि उस शरणार्थियों को पालन पोषण करने के लिए 5 पैसे या 5 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ था, जो हम लोग खरीदते थे, और उससे जो पैसा मिलता था वो शरणार्थियों के कैंप में जाता था। शरणार्थी और घुसपैठ में अंतर है। देखिए, मैं आपसे इत्तेफाक रख रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा मेरा आपसे ओपिनियन डिफर है। अगर आप किसी की बॉर्डर पे जा करके और अंदर आते हैं, चाहे आपका युद्ध चल रहा हो, और एक लेजिटिमेट परमिशन के साथ आप नहीं आते हैं, तो आप फर्स्ट प्राइमा फेसी में आप घुसपैठ करते हैं। निश्चित रूप से वहां सरकारी जो पॉलिटिकल एक्टिविटी थी, तो आप शरणार्थी कर सकते हैं। शरणार्थी के लिए होता है कि आप उस देश में पहले मांगे, परमिशन मांगे, देश अलाउ करे, आप जाते हैं, तब आप शरणार्थी होते हैं। और जो लोग वहां स्कर्मिश के कारण भाग के आते हैं, उसको आप शरणार्थी नहीं कह सकते। तो उसी के कारण ऐसा हुआ था कि हमारे जो जीविका का प्रश्न उठाता, हमारे लोगों के अधिकारों के हनन का बात था, तो हमने युद्ध भी किया और पाकिस्तान को 2 टुकड़े करके बांग्लादेश कर दिया। और कोई आंकड़ा हम न जारी करते हैं, न कोई टीवी का रूम जारी करता है। आंकड़ा गृह मंत्रालय जारी करता है, और आंकड़ा डिपोर्ट का जारी होता है। जो आंकड़ा हमने जारी किया वो डिपोर्ट का आंकड़ा है, वो सरकार की वेबसाइट के ऊपर है, हमारी वेबसाइट के ऊपर नहीं है। आपने जो बताया वो डिपोर्ट का आंकड़ा है, और इनके यहां जो जारी हुआ पिछले साल का, जो 31 मार्च से लेकर के और 1 अप्रैल 2024 तक है, 2380, 413 उसमें बांग्लादेशी है और 1432 नाइजीरियन, ये सरकारी आंकड़ा है। तो इन आंकड़ों पे अगर ये विश्वास नहीं करते हैं, मेरा कहने का तात्पर्य है कि अगर घुसपैठ हो रहा था तो हमने उसी तीव्र गति से डिपोर्ट भी किया। क्या 2014 के बाद एकाएक घुसपैठ बंद हो गया कि आपने 400, 600 51 पे आ गए, या आपकी मंशा और आपकी नीयत और नीति में अंतर आ गया कि आप कर नहीं पाए? अभी आप जो कर रहे हैं, तो ये बताइए कि एनआरसी जहां आपने कर दिया, वहां 6 साल में कितने आपने डिपोर्ट कर दिए? ये तो देश को बताना चाहिए था, क्योंकि दोनों जगह आपकी सरकार है। 10 साल वहां भी हो गया, चुनाव होने जा रहे हैं, 11 साल यहां हो गया, और राज्य सरकार के पास तो ये जांचने का अधिकार ही नहीं है किसी व्यक्ति का कि कौन घुसपैठी है। चलिए ठीक है, आप जांच रहे, इकट्ठा करेंगे, तो एक कयाफा बनाया जा रहा है कि एसआईआर में आप कह रहे थे देश के गृह मंत्री जी कि हम एक घुसपैठिए की जांच करेंगे, बाहर कर देंगे। बिहार में आपकी सरकार बन गई, कम से कम वहां पे शुरू कर देते जांच करना, भेजना, एक भी करना, या आपका एसआईआर में जो चुनाव आयोग एक भी कह देता कि हाँ, इस 69 लाख वोटों में एक भी बांग्लादेशी घुसपैठी या कोई घुसपैठी है। इसी तरीके से जब यूपी में भी हो जाएगा तो एक भी घुसपैठी लिख करके नहीं आएंगे, क्योंकि चुनाव आयोग को अधिकार क्षेत्र में नहीं घुसपैठियों की जांच करना। तो ये एक अलग बात है, कहना और करना अलग बात है। लेकिन देखिए, यूपी में आ गए हैं चुनावी मोड में, बाबा जी को बुरका, बुलडोजर, घुसपैठी काम की मानगी तो बता नहीं सकते, क्योंकि इनके पास 11 साल में अब अपने काम की मानगी दिखाने की कोई बात रही नहीं है। मूल मुद्दों से ध्यान भटका करके एक गरीब जनता की इमोशन को हाईजेक करके किसी तरीके से घुसपैठ गए। अरे भाई, घुसपैठ में आपको बाधा कौन बन रहा है? किसने कहा कि घुसपैठ मत भेजिए? सीमा हैदर तो पाकिस्तान से आकर के शादी रसाते ही यूट्यूबर बन जाती है, आप नहीं भेज पाते। क्या किया सीमा हैदर के साथ आपने? वो तो नेपाल के साथ आई थी, आपकी सरकार में आई है, यहां रोज यूट्यूब पे दिखाती है अपने आप को। भाई, आपकी कथनी और करनी एक होनी चाहिए। देश का कोई भी नागरिक या कोई भी पार्टी आपका विरोध नहीं कर रहा। क्या आंकड़ा ये जारी था एक्शंस वाले? एक मिनट रवि जी, आपने वो 1971 की बात की, मैंने शरणार्थी की बात की। आपने शरणार्थी कौन होता है उसका डिफिनेशन दे डाला। उस समय की परिस्थितियों के अनुसार सरकार का ये डिसीजन था, सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन था कि बांग्लादेश से जो आ रहे हैं उनको आने दिया जाए, शरण दिया जाए। हाँ, ठीक है ना? बिल्कुल। तो जब एक डिसीजन हो गया तो पर्सनल लेवल पे एक आदमी थोड़ी आपसे कहेगा कि हमको शरण दीजिए। लेकिन ये एक मिनट, पूरी बात सुन लीजिए। वहां पर यह अपनी सरकार को यह दिखाना ही था कि बांग्लादेश में हालत बहुत खराब कर दिया गया है, और उनकी वजह से हमारे यहाँ लोग भाग करके आ रहे हैं और हमारी अर्थव्यवस्था चौपट हो जा रही है। आपको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर यह बताना था। इसीलिए तत्कालीन गवर्नमेंट, इंदिरा जी गवर्नमेंट थे, तत्कालीन गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि जो आ रहे हैं उनको आने दीजिए। इसी को उन्होंने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर
पेश किया और उसका आपको फायदा मिला कि इंटरनेशनल सपोर्ट आपको मिला। बिल्कुल। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं प्रिया जी कि घुसपैठ इतनी तीव्र गति से अभी विगत के दिनों में ऐसा है कि आप देखिए लद्दाख तक पहुंच गए। मैं तो सेना से रहा हूं, और आप अब जो यूपी की मेरे भाई अभी बात कर रहे थे, यूपी में पारा से लेकर के जहां जहां आप गई हैं ना, तो उसमें 90% लोग सर जो मिल रहे हैं वो आसामी है, और वो है जो एनआरसी का कार्ड भी दिखा रहे हैं 2019 वाला, कि उनका एनआरसी हो चुका है। लेकिन मैक्सिमम 90% जिम्मेदार, मैं भी लखनऊ रहता हूं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि वो सब बांग्लादेशी नहीं आसामी मिल रहे हैं। निश्चित रूप से उनकी जांच होनी चाहिए, डिपोर्ट करिए, भगाइए बाहर उनको, आप डिटेंशन सेंटर में रखिए, कैंप बनाइए एक जगह, जिस तरह से बड़े बड़े हमारे मिलिट्री कंटोनमेंट है, घेरिए उनको, भेजिए। हमारे यहाँ ऐसे ही गरीबी है, लेकिन आप कम से कम धरातल पे आपका कर्म दिखना चाहिए। मैं आपको एक बात बता दूं कि परिंदों को मिलेगी उनकी मंजिल यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके कर्म बोलते हैं। रवि जी, बार बार जो डेटा की बात की जा रही है, कांग्रेस भी काफी जोर शोर से इस मुद्दे को उठा रही है कि भाई हम बिल्कुल खिलाफ हैं अवैध घुसपैठियों के, इनको तो बिल्कुल बाहर निकालना चाहना चाहिए, एक्शन से डेटा तो बिल्कुल हमारे पास है। लेकिन जब देश में कांग्रेस की सरकार थी तब क्या वो डेटा था, कांग्रेस ने जारी किया था क्या इस तरीके का कोई डेटा कि भाई इतने अवैध घुसपैठिए हैं, ये आंकड़ा हम दे रहे हैं, उसके बाद इतनों पे हमने एक्शन किया है? देखिए, आपने अभी कहा था कि श्री प्रकाश जायसवाल जी ने कहा था कि 1 करोड़ 20 लाख है, और उस 1 करोड़ 20 लाख की बानगी थी कि लगभग 86,000 हमने 10 साल में कर दिए। 2016 में रिजिजू ने जो कहा कि 2 करोड़ है, उसके बाद कहे कि हमको पता नहीं है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से कहा गया कि विदेशों में इतना धन है कि सबके खाते में 15-15 लाख आ गए, और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देके कह रहे हैं हमको पता ही नहीं कि कितना धन है। अरे भाई, ये मैं निश्चित रूप से किसी भी व्यक्ति के पास त्रिनेत्र नहीं वो कह दे कि कौन घुसपैठिया कितने हैं, और उसको करने के लिए बहुत व्यापक एक ये समझिए कि अन्वेषण की जरूरत है, हो जाएगा उसमें। मैं तो ये कहता हूं कि देखिए, आज की तारीख में आपकी 22-23 प्रदेशों में सरकार है और डबल इंजन की सरकार है। आपके लिए तो बड़ा आसान काम है, जब आप देश में 1 महीने में SIR करा सकते हैं, 35-35 लोग मर जाएंगे तब भी आप नहीं मानते हैं, तो आप एक ही बार में जांच की प्रक्रिया लगाइए और उनको एक जगह करिए, बड़े बड़े कंटोनमेंट रखिए और भेजिए बाहर। कौन रोक रहा है आपको? ठीक है, अभी जी, जो ये लगातार सवाल उठाया जा रहा है कि भाई 9 साल से कहां थे योगी सरकार, अब जिस तरीके से गली गली पहुंच रहा है प्रशासन, जो सूची तैयार की जा रही है, नगर निकायों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है, अभी तक क्यों नहीं जाग रहे थे? 9 साल क्या कम होते हैं क्या? देखिए, भारतीय जनता, पहले तो अभी कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि ये चुनाव आ गया, इसमें बुरखे की भी बात होगी और SIR की भी बात होगी, घुसपैठियों की भी बात होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीते या हारे, राष्ट्र हित सर्वोपरि रख के काम करती है। और रही बात, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को इतनी पता होनी चाहिए कि इस देश के अंदर आज 11 साल से वो देश के अंदर नहीं है और 30 साल से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में नहीं है। वो क्यों नहीं है, वो भली भांति जानते हैं कि उन देश की जनता हो चाहे उत्तर प्रदेश की जनता, उनके ऊपर यकीन नहीं करती है, क्योंकि ये लोग वो लोग हैं जो घुसपैठियों के साथ खड़े हो जाएंगे, आतंकवादियों के साथ खड़े हो जाएंगे, सेना से सबूत मांगने लगेंगे। और मैं एक चीज़ और बता दूं, देखिए, अभी इन्होंने कहा मैं लखनऊ के अंदर रहता हूँ, मुझे यहाँ पे घुसपैठिए नहीं दिखते, वो आसामी हैं। मैं इनको बता देता हूं, गुड़म्बा थाने के पास आज ही की डेट में हमारी मेयर साहिबा वहां मौके पे गई थी। उन्होंने जब देखा तो उन लोगों ने सही जवाब नहीं दे पाए, उनकी भाषा भी अलग थी, उनका रहन सहन भी अलग था, उनको चिन्हित किया गया। आज ही उन लोगों को वहां से उठा के उनको बता दिया गया आपको डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा और उनको 15 दिन के बाद देश के बाहर कर दिया जाएगा। देखिए, मैं फिर कह देना चाहता हूं, आंकड़े की बात, आंकड़े बाद में आएंगे, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आज के समय कि देश के अंदर जो हमारी जो सुरक्षा है, जो हमारे लोगों की सुरक्षा, हमारे देश की सुरक्षा, उससे खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और ना होगा। क्योंकि देश के अंदर जिस प्रकार से हमारे देश का दुर्भाग्य है कि इस देश के अंदर वो भी पार्टियां हैं जो घुसपैठियों को बढ़ावा देने का काम करती हैं। आपने बंगाल में देखा किस प्रकार से TMC घुसपैठियों को बढ़ावा देने का काम करती है, किसी से छुपा नहीं है। आपने देखा किस प्रकार से जो भी बॉर्डर से लगे हमारे जिले हैं, प्रदेश हैं, उनके अंदर किस प्रकार से, चाहे पंजाब हो, ऐसे लोग जो बढ़ावा देने का काम करते हैं। आपने देखा जम्मू के अंदर ऐसे ही आतंकवादी नहीं आए, वहां की सरकारों ने बढ़ावा दिया, वहां के लोगों ने भी बढ़ावा देने का काम किया, इसलिए हमारे देश के अंदर आतंकवाद भी बढ़ने का काम हुआ है। देखिए, इस देश के अंदर राष्ट्रहित में काम होगा तो सबकी जन भागीदारी जरूरत है, और जन भागीदारी लगातार कह रहे हैं कि भाई अवैध घुसपैठिए हैं, उनको नहीं नजर आ रहा, लेकिन अभी मेयर महोदय पहुंची तो उन्होंने देखा, उनकी भाषा अलग थी। सवाल फिर वही घूम फिर के आया कि भाई अगर सिर्फ राजधानी लखनऊ की बात करें, 50,000 से भी ज्यादा अवैध घुसपैठिए सिर्फ राजधानी लखनऊ में ही छुपे बैठे हुए हैं।
सब कोई जानता है। अगर एसआईआर का काम हो सकता है 1 महीने के अंदर, तो भाई अवैध घुसपैठियों का काम नहीं हो सकता, देखिए, उसके लिए 9 साल क्या कम पड़े हैं? आपको भी ये समझना पड़ेगा। आप उस तर्ज पे देखिए, जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में आतंकवादी ऐसे नहीं आए, वहां के लोगों ने उनको पनाह देने का काम किया, उसी तरीके से इस प्रदेश के अंदर हो चाहे देश के अंदर हो, जो विपक्षी पार्टियां वो उनको पनाह देने का काम करती हैं। आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, टीएमसी क्यों बौखलाई हुई है, अखिलेश यादव क्यों घबराए हुए हैं? ये लोग संरक्षण देने का काम करते हैं घुसपैठियों को। गवर्नमेंट के हाथ में है ना। देखिए राज्य सरकार के पास भी अपने कुछ नियम कानून होते हैं, उनके पास भी अपनी कुछ पावर होती है। राज्य में आपकी सरकार, आप कह रहे हैं विपक्ष पनाह दे रहा है, विपक्ष की क्या हैसियत है उनको पनाह देने की? आपके पास पावर है। देखिए, समझना पड़ेगा ना। आपको भी समझना पड़ेगा, इस देश के अंदर दुर्भाग्य है। देखिए, मैं किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूं। अगर इतने बड़े उस पे आधार कार्ड बन गए, लोगों के आईडी कार्ड बन गए, तो जाहिर सी बात है इस देश के अंदर कुछ लोगों की मिली भगत किससे के क्या संभव था क्या? ये हमारे देश के लोगों की ही मिली भगत से ऐसा हो पाया, जो अंदर जो हमारे देश का खाते हैं और वहां गुणगान करते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश का। ऐसे लोगों की वजह से रह जाएंगे। अमित जी, आज विपक्ष इतना पावरफुल आप देख रहे हैं विपक्ष को कि वो पनाह दे रही है और वो आज बैठे रह जाएंगे अवैध घुसपैठिए, सरकार कुछ नहीं कर पाएगी? देखिए, सरकार बहुत कुछ कर पाती है और बहुत कुछ कर रही है, इसीलिए कहीं ना कहीं इनको पता है कि जिन्होंने अवैध वोटर बनाए थे, आज कहीं ना कहीं इनको चुनाव में डर है कि ये जो वोट है इनके जो घुसपैठी वो दे नहीं पाएंगे 2027 के, इसीलिए अभी चुनाव। तो पहले ही आपको तो फिर सत्ता में आते ही इन पर कार्रवाई करनी चाहिए अवैध घुसपैठी। देखिए, जब उत्तर प्रदेश में हम घुसे थे तो उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य था, यहाँ पर एक नहीं अनेकों समस्याएं थी। यहाँ पर अपराधियों से निपटना था, यहाँ पर भ्रष्टाचार को मिटाना था, यहाँ पर हमें अच्छी शिक्षा देनी थी, हमें रोजगार देने थे, हमें कानून व्यवस्था बेहतर देनी थी, हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा देनी थी, ये भी हमारी जिम्मेदारी थी। घुसपैठिए किस नंबर पे आते हैं फिर सर? देखिए, घुसपैठियों के ऊपर जब आज कार्रवाई हो रही है, और ये पहली बार कार्रवाई नहीं होगी, मैं फिर आपसे कह दूं, लगातार कार्रवाई होती आई है, पिछले दिसंबर में भी। ये कहना जो है बहुत ही आसान है कि विपक्षी जो है वो घुसपैठियों को संरक्षण दे रहे हैं, विपक्षी घुसपैठ करा रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये बहुत संगीन आरोप है। विपक्ष का जवाब दूंगा सर। एक मिनट रवि जी, ये बहुत संगीन आरोप है। क्या आप बता पाएंगे कि किन किन विपक्षी नेताओं के खिलाफ इस मामले में एफआईआर हुई है या कार्रवाई हुई है? कह देना बहुत आसान। देखिए, मेरा ये पर्सनल लेवल पर मानना है कि देश के जो भी बड़े नेता हैं, छोटे नेता हैं, जितने भी लोग हैं, वो देश के खिलाफ काम नहीं करते हैं। अभी मैं आपको बताऊं, मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, चंद्रशेखर जी ने 40 टन सोना गिरवी रख दिया था ब्रिटेन को। जब नरसिम्हा राव जी की सरकार बनी, वित्त मंत्री बने मनमोहन सिंह जी, तो उन्होंने न सिर्फ 40 टन वो सोना वापस लिया, बाकी आर्थिक नीति में आमूलचूल परिवर्तन किया, और उसी का परिणाम है कि हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आपको याद होगा, आप तो पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति हैं, आपको याद होगा कि पूरी दुनिया में एक समय ऐसा आया था, आर्थिक मंदी का दौर कितना जबरदस्त हो गया था, लेकिन भारत पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ एक अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह के रूप में विद्यमान था। नंबर एक चीज। दूसरी चीज, शायद आपको जानकारी हो, इसमें अर्थनीति के संबंध में अक्सर मोदी जी और मनमोहन सिंह जी की अच्छी बात होती रहती है, ठीक है ना? तो कभी भी आंख मूंद करके आरोप लगा देना कि उन्होंने नहीं किया, घुसपैठिया अगर कोई संरक्षण दे रहा है तो उसका कत्ल होना चाहिए, वो कोई भी हो। देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन उसके कई प्रमाण इस तरीके से हैं। आपने देखा इस देश के अंदर किस प्रकार से, आप इससे तो दरकिनार नहीं कर सकते ना कि इस देश के अंदर हमारी सेना से तो सबूत मांगे जाते थे, लेकिन पाकिस्तान को क्लीन चिट दी जाती थी। हमारे देश के नेता ही करते थे। इंटरनेशनल पोर्टल पे छवि किसने खराब की? हमारे देश के नेताओं ने खराब की। देखिए, देश के अंदर चुनाव होता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री चुनाव ना जीत पाए, इसमें चीन और हमारे दुश्मन पाकिस्तान से मदद मांगने कौन सी पार्टी के नेता जाते थे? वो किसी से छुपा नहीं है। तो इसलिए ये सबसे बड़ा सवाल है, देश की जनता जानती है। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी बड़े प्रश्न हैं जिनका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए, जो वो नहीं दे पाती है। अमित, आपकी जानकारी के लिए बोल रहा हूँ, मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ। मैं वहाँ से ट्रांसफर होकर के यहाँ आया, तो मैं बीजेपी, मैक्सिमम टाइम मैं बीजेपी में ही रहता था। तो चुनाव का दौर चल रहा था, 3-4 देशों के एम्बेसी के लोग आए हुए थे बीजेपी ऑफिस में ही। वहीं उसमें जापान भी था, चीन भी था, और 2 देश और थे। एक साउथ अफ्रीका कोई देश था, उनके अधिकारी गण आए थे।
तो बेटा ये जानकारी रख लो आप कि कहीं भी चुनाव होता है तो उस देश की नज़र उस चुनाव पर रहती है। वो आकलन करते हैं, पत्रकारों से बात करते हैं, मीडिया से बात करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी से बात करते हैं। हमारे लोग भी है, जब जैसे मान लीजिए अभी कहीं चुनाव हो रहा है तो अपने देश के लोग भी वहाँ देखते हैं। ठीक है नरेंद्र जी, मैंने ठीक बस है। इतनी बात कही, ठीक है, अमित जी, पाकिस्तान जवाब लेना हमारे चाहूंगी, देश का ठीक है। दुश्मन है, उससे ठीक आप है, अमित मदद जी। मांगेंगे तो वो कहाँ तक सही है आप मुझे बताइए। ठीक है, सही रवि है जी से क्या? जवाब ले लो इसी पर। ठीक है रवि जी, पहले आप अपनी बात रखिए। देखिए, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है और हमने उसको धूल चटाया। जितनी बार युद्ध हुआ, हमारे कार्यकाल में युद्ध हुआ और हमने हर बार धूल चटाया। जो 99 इनके समय हुआ था, आपको पता होना चाहिए कि 99 में हम जो है डिफेंसिव लड़ रहे थे, ऑफेंसिव नहीं लड़े। और उसके बाद 13 महीने 2001 में जब संसद पे अटैक हुआ तो हमारी सेनाएं बॉर्डर पे थी और 847 लोग फैटल कैजुअल्टी हुए थे, लेकिन हमने कुछ नहीं किया। इन्होंने कहा कि हम उनके शरण में जाते हैं। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ 140 साल पुरानी पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से कहता हूं कि देश के गृहमंत्री ने संसद में झूठ बोला। 2 बार कहता हूं कि झूठ बोला। क्या झूठ बोला? कि ऑपरेशन सिंदूर में एक भी व्यक्ति हताहत नहीं हुआ। मेरे साथ मोदी जी के सूरत में पुरस्कार लेने वाले में 3 लोग थे और कुछ आपने कितने लोगों को वो वीर चक्र दिया, जो कि देश का शांतिकालीन युद्धकालीन वीर चक्र होता है, परम वीर चक्र, महावीर चक्र। वीर चक्र आपने 15 लोगों को दिया। अब आपने कहा कि हमको जनता चुन रही है। जब आप 2 पे थे ना प्रिया जी, तो हमने आपके विदेश नेता को विदेश भेज के दवा कराया और आपको यूएनओ भेजा, आपको फलने फूलने का मौका नहीं दिया। अगर ईडी सीबीआई का इस्तेमाल इसी तरह हमने किया होता ना, तो आज आप इतिहास ढूंढते पीछे। और तीसरी बात कहता हूं, ये जो कह रहे थे कि हमने हवा लूटा नीचे लूटा, हवा में वही ए राजा जी आज संसद की कार्रवाई चलाते हैं। जेल क्यों नहीं गए? कोल घोटाले के नवीन जिंदल इनकी पार्टी में है, क्यों जेल नहीं गए? और कॉमनवेल्थ घोटाले का क्या हुआ? ये कोई जवाब नहीं देते। सिर्फ गोल गोल बातें करना और कपोल कल्पना करना। और पाकिस्तान से बात करते हैं जिस हमारी पीढ़ी के 2 लोगों ने सिर्फ इसी गुरबात पे दिया। श्रीलंका और यहाँ स्वर्ण मंदिर में जाने के लिए 2 प्रधानमंत्रियों को खोया हमने। आजादी की लड़ाई में नाखून तक नहीं कटाए इन्होंने, और ये बात करते हैं देशभक्ति की। देश के अब इनसे सीखेंगे। देश का बंटवारा धर्म अरे के आधार बंटवारा पे किया, करने वाले आरएसएस भी आते ही हैं। आरएसएस आप ने ही किया, हैं। आरएसएस अगर देश की नेहरू की गलती को देश भुगत रहा है। 1937 में जाकर के मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई 3 प्रांतों में, और यही सबसे बड़ी यही बंगाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जाकर के वित्त मंत्री बने थे और ये कह रहे थे कि कर दीजिए। और द हिंदू नामक जो पुस्तक थी कि 1923 में कब किया? गांधी परिवार को ही पढ़ाया, गांधी परिवार ने जाकर के नाखून कटाया। आप माफी भी थोड़ी थे। ठीक है रवि जी, ठीक है। चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से अमित त्रिपाठी जुड़े हुए थे, साथ ही समाजवादी पार्टी से शौर्या सिंह जी, कांग्रेस पार्टी से रवि प्रताप सिंह जी और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ नरेंद्र श्रीवास्तव जी जुड़े हुए थे। तो साफ तौर पर देखिए, अवैध घुसपैठियों का मुद्दा लगातार बढ़ता जा रहा है। विपक्ष तमाम तरह के इस पर सवाल उठा रही है। समाजवादी पार्टी का यह कहना है कि 2017 से यूपी में भाजपा की सरकार है, 9 साल लगभग हो चुके हैं। 9 सालों में अब तक इस भाजपा सरकार को घुसपैठिए आखिर क्यों याद नहीं आए। दूसरी तरफ देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि तमाम जगहों से, उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे जिलों से तस्वीरें सामने आ रही है किस तरीके से प्रशासन को एक्टिव मोड में कर दिया गया है और ऑपरेशन चलाया जा रहा है अवैध घुसपैठियों की धरपकड़ का। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए।